साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में एक कहानी संकलित है जिसका नाम है राजा निर्बंसिया। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। वैसे तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत कमलेश्वर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके विषय में कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के संस्थापकों में से एक हैं और कमलेश्वर के अलावा नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत राजेंद्र यादव और मोहन राकेश का नाम भी लिया जाता है। कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं और जिनमें से अधिकतर समग्र कहानियां नाम से संकलित हैं। शुरुआती दौर में कहानी संग्रह में राजा निर्बंसिया, जो कि 1957 में लिखा गया था, और कस्बे का आदमी, ये भी उसी सन में लिखा गया था। ये दोनों के दोनों शुरुआती कहानियों में कहानी संग्रह में गिने जाते हैं। इनमें कस्बाई जीवन से संबंधित कहानियां ही संकलित हैं, जिनमें कस्बे के जीवन को दर्शाया गया है। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां कुछ और भी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। राजा निर्बंसिया तो कहानी है ही, साथ ही मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, जिंदा मुर्दे, जॉर्ज पंचम की नाक, मुर्दों की दुनिया, कस्बे का आदमी आदि। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में परंपरा से विद्रोह और अनुभव के क्षेत्र की प्रामाणिकता की पहचान पर अधिक जोर दिया है। वे जीवन संघर्ष के जिन अनुभवों से गुजरते हैं उन्हीं स्थितियों पर वे कहानी भी लिखते हैं। यही वजह है कि उनकी कहानी में पात्र नहीं बल्कि जो वहां की स्थितियां हैं, वहां का वातावरण है, वहां का परिवेश है, वो ज्यादा उभर के सामने आता है। उन्होंने कहा भी है अपने कहानियों के बारे में कि मैंने कभी अपनी रचना को किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं किया। वह हमेशा की तरह स्थितियों पर ही बेस्ड रही है, स्थितियों पर ही आधारित रही है, और अधिकांश में कई व्यक्तियों के समुच्चय से मेरे पात्रों ने अब जीवन को धारण किया है। नई कहानी को स्थापित करने में कमलेश्वर की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। उन्होंने न केवल रचनात्मक स्तर पर बहुत ही अच्छी कहानियां लिखी, बल्कि आलोचना के स्तर पर भी उनकी कहानियां बहुत अधिक महत्व की हैं। नई कहानी की भूमिका उनकी नई कहानी संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें नई कहानी को वो की महत्वपूर्ण बातों को समाहित करते हैं। नई कहानी की अस्मिता को स्थापित करने और उसको बचाने की जद्दोजहद, जो संघर्ष है, उसमें मोहन राकेश और राजेंद्र यादव के साथ जिस व्यक्ति ने लगातार संघर्ष किया वह कमलेश्वर ही थे। जो लोग नई कहानी को की कुछ तथ्यों को भूल जाते हैं, नई कहानी को विचारात्मक और आलोचनात्मक अस्त्र मुहैया कराने वालों में अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश का नाम लिया जाता है। कमलेश्वर ने नई कहानी आलोचना में अनुभव की प्रामाणिकता को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा भी है कि नई कहानी में प्रामाणिकता यानी अनुभव की प्रामाणिकता की बात यूं ही नहीं उठती है, साहित्य का संस्कार तो मुझे इलाहाबाद से ही मिला। यह भी सही है कि देवी की माँ, राजा निर्बंसिया, गर्मियों के दिन, कस्बे का आदमी आदि कहानियां इलाहाबाद में ही इन्होंने लिखी थी। पर इनकी मनोरचना, जो मन में जो उनकी भूमिका बनाई थी, उन्होंने मैनपुरी अपने जन्म स्थल में ही बनाई थी। कस्बे की जिंदगी को वे इस दौर में न केवल जी रहे थे बल्कि उसे अपनी कहानियों में आत्मसात करने की कोशिश भी कर रहे थे और अपनी कहानी में उस कस्बे को दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे। कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में दाम्पत्य संबंधों के असंतोष और बिखराव का चित्रण बहुत ज्यादा किया है। देवी की माँ और राजा निर्बंसिया, जिस कहानी पे मैं आज बात करूंगी, इसका वाचन भी करूंगी, बयान, आत्मा की आवाज, 3 दिन पहले की रात आदि कहानियां इसके उदाहरण हैं कि जो दाम्पत्य जीवन पर आधारित हैं। कस्बे की संस्कृति भी इस कहानी में बहुत मुखर होकर सामने आती है। ये जो कहानी है राजा निर्बंसिया, इसमें कुछ पात्र हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। वैसे तो ये कहानी राजा और रानी की कहानी के पैरेलल में अर्थात साथ साथ चलती है। एक तरफ राजा और रानी की जो हमारी पारंपरिक कहानी की एक फॉर्म है, जो कि हमारी नानी, दादी नानी में सुनाया करती थी कि एक राजा और एक रानी थी, उनके जीवन की पूरी विस्तार से वो कथा बताया करते थे। वो एक कहानी साथ साथ चलती है और साथ में ही एक यथार्थ जीवन के दो पति पत्नी की जिंदगी भी साथ में जुड़ जाती है, और उन दोनों कहानियों को साथ साथ चलते हुए भी हम उनके परिणाम अलग ढंग से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आम जीवन के पात्र हैं उसमें कहानी के अंदर पात्र है जगपति, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है।
जो चंदा का पति है, चंदा उसकी पत्नी है, और दयाराम जगपति का रिश्तेदार है दूर का, और बच्चन सिंह कस्बे के अस्पताल का कंपाउंडर है। और राजा निर्बंसिया तो है ही कहानी के अंदर, उनकी उनकी कहानी तो साल से शुरुआत होती है इस कहानी की, और भटियारिन है इसके अंदर। तो यदि कहानी पर बातचीत करें उससे पहले हम इस कहानी के का वाचन कर लेते हैं, जिससे कि इस कहानी, पूरी कहानी को पढ़ने के बाद फिर हम इस पे यदि बातचीत करेंगे तो ज्यादा मेरी छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। कमलेश्वर की कहानी राजा निर्बंसिया के अंतर्गत दो कहानियां समानांतर रूप से एक साथ चलती हैं। एक राजा रानी की कहानी जो उनकी माँ सुनाया करती थी, और साथ ही कस्बे के दंपति जगपति की कहानी जो कि यथार्थपरक कहानी है और उसमें आदर्श भी समाहित है। तो कहानी इस प्रकार शुरू करते हैं। कमलेश्वर की एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गोरा पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे कि जब कहानी खत्म होगी तो उन पे फूल चढ़ाया जाएगा। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाले की बिंदिया और सिंदूर लगता और बाकी पांचों नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सतिया बनाया जाता था। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती थी। एक राजा निर्बंसिया थे, माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी दिखाई नहीं पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी। राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते थे। मेरे सामने, अर्थात कमलेश्वर कहते हैं कि मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत कांटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी भी हो गई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, मतलब उनके यहाँ पर ये रिवाज था कि शादी के बाद वो लड़की को विदा नहीं करेंगे। ब्याह हो जाएगा और 7वीं भंवर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत निकलेगी या उसका मुहूर्त निकलेगा, और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे, जो उसकी परंपरा है उसे कौन मिटाएगा। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी हो लूली हो से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते ये सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपने ससुराल में आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलैया लेकर के घर की सब चाबियां उसको सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार बार समझा दिया। जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाई बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरों घरों के आंगन में बीतने लगी, पर सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुला करके समझाया था, बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है, मतलब उनकी आंखों किरकिरी बन गया है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की थी कि तुम्हें विदा नहीं किया था। जो तुम्हें विदा नहीं किया, मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया बातचीत करने का। तुम्हार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर तो जैसे सांप लौट गया था। वो कहना चाह रही थी कि जो देवर हैं वो सब चिढ़ते हैं और जलते हैं कि उसकी शादी भी कैसे हो गई। घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दिया। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाए, अर्थात जगपति की संतान नहीं थी।
और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था कि यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया है, घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में ये शांत शीतलता जो उसे भरमा लेती है, घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान गई थी वो। एक रोज, अब दोबारा से यहाँ का राजा की कहानी आगे बढ़ती है। एक रोज राजा आखेट को गया था, शिकार को गए। माँ सुनाती थी कहानी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आया करते थे, पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर के खोज में निकल गई। और इसी बीच हमारे जो कसबाई दंपति हैं, उनकी जिंदगी में भी ऐसी घटना घटी। जगपति को एक रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कहा गया कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर छठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी। लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ गया। जवान आदमी, भला खून मानता ही नहीं था। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिग्गी बंद गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक करके लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया और फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले जो बराबर गोलियां दाग रहे थे, बाहर का दरवाजा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांग को पार करते हुए निकल गई और उस दूसरी उसकी जांग के ऊपर कूल्हे में समा करके रह गई। चंदा रोती कलपती और मनोतिया मानती जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में पड़ा था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो भी कोठरियां बनी हुई थी, चंदा को उसी में रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस की दूरी पर था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते थे। जिस सामान की जरूरत होती थी वो मंगा लेती थी, वो पहुंचा जाते थे। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया था। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच का गहरा घाव हो गया था। कस्बे का अस्पताल, वहां पे ज्यादा सुविधा भी नहीं होती है। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल किया करते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए कभी आता था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए आया करता था। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर के मरीज की नब्ज तक वो संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें मिली थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा का बनाने का एक कमरा था, उसी में एक और आराम कुर्सी थी और एक नीचे सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या फिर गिर गिरा के कोई हाथ पे तोड़ा के कोई भी आम इंसान वहां पर, एक आध लोग वहां पर आते थे। छठे छमासे कोई औरत दिखाई पड़ गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उनके जीने मरने की खबर तक नहीं मिलती थी। अर्थात कि स्त्रियों को बार बार वहां पे आने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती थी। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने के लिए आया। उसके आने में और पट्टी बदलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पकड़ी पट्टी को ठीक से बांधने के लिए वो खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी हुई थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता कि जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते अपने आप से। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह से करा उठा। चंदा के मुख से चीख निकल गई। बचन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली से तड़प कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू गिर पड़ा। बचन सिंह सिहर गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया।
आहों कराहों, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था, फोड़ों को पके आमों से दबा दिया करता था, खाल को आलू की तरह छील दिया करता था, उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते फुसफुसाया, रोगी की हिम्मत टूट जाती है, ऐसे नहीं। पर जैसे कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से तो उसको मिली नहीं थी। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घिरी रही और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उसे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता चला जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कूल्हे का घाव कुछ दिन और लगेगा, समय अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयां तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं है। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयां? चंदा ने पूछा। आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है, बचन सिंह ने कहा। चंदा चुप रह गई। बचन सिंह के मुंह से अनायास से निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयां सो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते आवते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है इन्हें। अच्छा, देखा जाएगा, कहते कहते वह रुक गया। चंदा ने कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को पैरों से दबाती रही। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे में एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयां तुम्हारे लिए जरूरी हैं, मैं जानता हूं, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है, पैसे की तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, मैं उनसे कहूंगी। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन कहते कहते वो रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयां रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभर रही थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते समय झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुषत्व दिल मिलाकर के जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई हैं। मुझसे पूछा तक नहीं? और जगपति ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बचन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे जाता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बचन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का
कड़ा लेकर के सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बचन सिंह अकेले डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वे क्यों बचन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वे बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी का स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी अपने केवल वृत्त में अधिक प्रकाशमान और कोनों के अंधेरों को और भी ज्यादा घना कर रही थी। बचन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम रखा तो सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता जा रहा था और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही थी। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बचन सिंह अवाक ताकता रहा और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बचन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई, और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वे आवाज इतनी बेआवाज थी कि और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बचन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती थी, दूसरे क्षण मुक्त कर देती थी। दवा खाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया, और मरीजों के कमरे से एक तरह की आवाज दूर मैदान को छूकर जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा कि ये कड़ा मैं तुम्हें देने आई थी, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप, और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस ना होते हुए भी ये काम आवश्यक था। बचन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी, और उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिसकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। मैं धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी, और बचन सिंह दवाखाने की ओर चला गया। काली बुरी तरह बढ़ गई थी, और सामने पेड़ की काली परछाई गहरी बढ़ गई थी, और दोनों लौट गए थे। पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा चंदा बहुत उदास थी। क्षण भर में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी, निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल सी चमक थी। अब यहाँ रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, राजा उन्हें नहीं मिले, तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को रोक न सकी, और मंत्री को लेके राजा को ढूंढने जाना पड़ा था। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शूल की तरह से गड़ती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी, वो निर्वंश थे। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था, और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है, और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे अच्छा ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं, बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंच रहा है, तो कुछ मदद मिलती रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवाय जाएगा कहाँ? पर दूसरे क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में उसे कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई पड़े जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी, और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदलकर योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई, तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला, तब रात झुकाई थी।
और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे वनवास काटकर राजधानी में लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फेंक रही थी। उसके दराजदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह से भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मीजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर से ऐलान कर दिया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पे तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी है जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से कह रहा था, राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए हैं, और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। बाकी कहानी मैं अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। यदि आप मुझे सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।